हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीआईसी जम्मू। फ्रेंड्स, अपने पिछले कुछ सेशंस में हमने कैश बुक और पेटी कैश बुक जो है वो डिस्कस की थी। तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो है इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आज का जो सेशन है ये स्पेशली जेके एसएसबी कैंडिडेट्स के लिए है। तो आज का सेशन जो है एक्सक्लूसिवली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो है वो डिवोटेड रहेगा। तो आज का जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, तो वन बाय वन इनको ले लेते हैं और देखते हैं कि इनके अप्रोप्रिएट आंसर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। अब नंबर 1 इसमें आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहता है बताओ कि ये हमें जो 4 ऑप्शन दे रखी हैं इनमें कौन सी ऑप्शन जो है या कौन सी हमारी एंट्री जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या दिया है। ए पार्ट कहता है ट्रेड डिस्काउंट, बी पार्ट क्रेडिट परचेजेस, सी बैड डेट्स एंड डी ऑल ऑफ अबव। अब जैसा कि आपको पता होगा कि कैश बुक में हम यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी कैश की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैश रिसीव करने की ट्रांजैक्शन है, चाहे किसी को कैश पे करने की ट्रांजैक्शन है, वही हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हमें बताना है इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो पहली ऑप्शन इसमें आ गया ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट जो है ये हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ना हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ना इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस में से लेस करते हैं। जब भी सेलर जो है वो बायर को गुड्स सोल्ड करता है तो अगर वो ट्रेड डिस्काउंट देता है तो वो उसकी प्राइस में से यहाँ पे लेस हो जाती है, इसकी कहीं पे एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारी यहाँ पे सही है। दूसरा आ गया क्रेडिट परचेजेस। जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारी सही है। सी हो गया बैड डेट्स। जो बैड डेट्स हैं वो भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। बैड डेट्स का मतलब हो गया कि हमें हमारे डेटर से जो है वो पेमेंट नहीं मिली। ठीक है ना, डेटर्स का मतलब जिसे हमने उधार बेचा है, किसी कारणवश अगर वहां से पेमेंट नहीं आती है या वो पेमेंट करने से इनकार कर देता है, उसके कारण जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। और जो बैड डेट्स जब होते हैं तो इसमें भी उस समय कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसलिए ये भी हमारी नॉन कैश एंट्री है, ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। तो अब हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। इसका मतलब ना ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ना क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, ना बैड डेट्स रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव, डी पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। कहता जो कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो कैश बुक की कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड, डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, सी कैश कॉलम ऑन डेबिट साइड, कैश कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। तो कहता है जो कैश डिस्काउंट आप रिसीव करते हो तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। क्या वो यहाँ पे कैश बुक की डेबिट साइड के डिस्काउंट कॉलम में उसको रिकॉर्ड करते हैं, या कैश बुक की क्रेडिट साइड के डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, या डेबिट साइड के कैश कॉलम में उसको रिकॉर्ड करते हैं, या क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो कहाँ जो कैश डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो जब भी हम यहाँ पे जो है कैश डिस्काउंट लेते हैं देते हैं, और अगर हमने कैश बुक मेंटेन की है तो ये एंट्री वहाँ पे भी आती है। ठीक है, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है वो कैश की ट्रांजैक्शन के समय ही लिया या दिया जाता है। इसलिए जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं उस समय यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम भी बना होता है। इसलिए जिस कैश की ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं, कब रिसीव करते हैं, जब किसी को पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ से हमें कैश डिस्काउंट मिल सकता है, और जब हम किसी से यहाँ पे कैश लेते हैं तो उसको कैश डिस्काउंट देते हैं, यानी कि कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो मतलब कैश डिस्काउंट रिसीव जो है ये पेमेंट के टाइम हम रिसीव करते हैं, और कैश बुक में पेमेंट कहाँ आती है, क्रेडिट साइड। तो जब हम पेमेंट की एंट्री डालते हैं क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड के ही डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट रिसीव की एंट्री भी आती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 3 कहता है विच इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री इन कैश बुक। अब बताओ ये जो हमें 4 ऑप्शन दे रखी है,
कहता है इसमें बताओ कौन सी हमारी काउंटर एंट्री नहीं है। ठीक है, क्या क्या दिया है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज एंड नन ऑफ दिस। हमें बताना है कि इसमें कौन सी हमारी काउंटर एंट्री नहीं है। काउंटर एंट्री कौन सी होती है, कैश बुक में जो एंट्री दोनों साइड आती है, यानी कि जिस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट, ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं काउंटर एंट्री, यानी कि क्रॉस एंट्री। ठीक है, जैसे हमने कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया, अगर कैश बैंक में डिपॉजिट किया, हमारा कैश कम हो गया, यानी कि हमारी यहाँ पे जो क्रेडिट साइड जो है कैश वाली वो कम हो गई, और हमारे बैंक में पैसा बढ़ा, हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ा, तो बैंक के डेबिट में इम्पैक्ट पड़ा, कैश की क्रेडिट में। ऐसे अगर हम यहाँ पे जो है बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिस में कैश आया, बैंक में कम हो गया, यानी कि कैश की डेबिट साइड और बैंक की क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब जो भी हम यहाँ पे बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, ये दोनों की दोनों काउंटर एंट्री है। बट हमें बताना कि कौन सी काउंटर एंट्री नहीं है। अगर क्वेश्चन में खाली लिखा हुआ है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आगे लिखा नहीं है कि पर्सनल यूज, जब तक लिखा नहीं है पर्सनल यूज यही मानते हैं कि हमने ऑफिस के लिए ही विड्रॉ की है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो ये हमारी काउंटर एंट्री नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस ही कम हो रहा है, क्योंकि ये कैश निकल के हमारे घर जा रही है, हमारे ऑफिस में नहीं आ रही, तो ये हमारी काउंटर एंट्री नहीं है। तो एप्रोप्रिएट आंसर सी। तो नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पे जो है आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट कहता व्हेन फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। जब कहता फर्म जो है कैश बुक मेंटेन करती है तो उसे क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ए जर्नल प्रॉपर, बी सेल्स बुक, सी परचेज बुक, डी सॉरी ये परचेजेस बुक है, चलो कोई बात नहीं, डी कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन लेजर। तो हमें बताना है यहाँ पे कि जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है कौन सी चीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या हमें यहाँ पे जर्नल प्रॉपर बुक जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या सेल बुक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या परचेजेस बुक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कैश और बैंक अकाउंट जो है वो लेजर में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो कैश बुक हम कब बनाते हैं, जब हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है सबसे पहले प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, और प्राइमरी बुक्स 2 टाइप की होती है, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो अगर हमने सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की है तो उस केस में हमारी कैश बुक भी बनेगी, कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, सेल बुक भी बनेगी, क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, परचेजेस बुक भी बनेगी, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसे परचेज रिटर्न बुक भी बनती है, सेल रिटर्न बुक भी बनती है, बिल सेल बुक, बिल पेबल बुक भी बनती है, और जो ट्रांजैक्शन इन बुक्स में नहीं आती उसको रिकॉर्ड करने के लिए फिर जर्नल प्रॉपर भी बनती है। तो इसका मतलब जर्नल प्रॉपर जो है ये भी हमारी सब्सिडरी बुक है। तो अगर कैश बुक बनेगी तो ये भी बनती है, सेल बुक भी बनती है और परचेज बुक भी बनती है। उसने पूछा कौन सी चीज़ नहीं बनती, तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो लेजर में यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कैश बुक है ये सब्सिडरी बुक और लेजर दोनों का ही काम करती है। सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों का ही काम करती है, और प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है, लेजर। ठीक है, इसलिए अगर हमने कैश बुक मेंटेन किया और उसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों बने हैं तो फिर हमें लेजर में यहाँ पे ना कैश अकाउंट बनाना पड़ता है ना बैंक अकाउंट। तो हमारा यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, डी पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है इफ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एक्सपेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट इज कॉल्ड। कहता है अगर आप किसी ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट को बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, बी पार्ट ओपनिंग एंट्री, सी कंपाउंड एंट्री, डी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो यहाँ पे कैश बुक में यहाँ पे जब हम किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट को यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट को बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो उसमें डुअल एक्सपेक्ट होता है। ठीक है ना,
यानी कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है, अगर एक अकाउंट के डेबिट में और दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में। तो कैश बुक में ऐसी कौन सी एंट्री है जिसके यहाँ पे दोनों एक्सपेक्ट उसी में रिकॉर्ड होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि कैश बुक के अंदर हमारी जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री जो है ये दोनों तरफ अपना इम्पैक्ट डालती है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो हम यहाँ पे उन दोनों एक्सपेक्ट को यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री है जिसके दोनों एक्सपेक्ट कैश बुक में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब हमारे पास कैश आता है ऑफिस में तो हम कैश के कॉलम में डेबिट साइड एंट्री डालते हैं, और बैंक से कैश हमारा कम हो जाता है तो क्रेडिट में बैंक कॉलम में एंट्री आती है। यानी कि दोनों एक्सपेक्ट कैश बुक में ही रिकॉर्ड होते हैं। तो इसलिए हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है? ए पार्ट, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। ओपनिंग एंट्री हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ओपनिंग एंट्री कौन सी होती है कि जब भी हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है तो प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स और लाइबिलिटी के जो बैलेंस होते हैं उनकी जो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री का मतलब है कि जिस एंट्री में दो से ज़्यादा अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। और एडजस्टमेंट एंट्री जो हम यहाँ पे लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जिन आइटम्स को एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री डालते हैं उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसका मतलब ये तीनों हमारे यहाँ पे आंसर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका फिलहाल यहाँ पे कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। कैश बुक में हम खाली कैश का एक्सपेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, बट जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ता है, इसलिए दोनों एक्सपेक्ट जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा क्या है? ए पार्ट, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज नॉट पोस्टेड टू लेजर। अब हमें बताना है कि इसमें से यहाँ पे कौन सी एंट्री जो है वो लेजर में पोस्ट नहीं की जाती। 4 ऑप्शन है। सिंपल एंट्री, बी कॉम्प्लेक्स एंट्री, सी कंपाउंड एंट्री, डी कॉन्ट्रा एंट्री। अब हमें बताना है कि कौन सी एंट्री की पोस्टिंग जो है वो लेजर में नहीं की जाती। ठीक है। सिंपल एंट्री का मतलब हो गया कि जिस एंट्री में यहाँ पे जो है दो अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। आमतौर पे जैसे मान लो हमने गुड्स सोल्ड किए कैश पे, सेल और कैश दो अकाउंट है, तो ऐसी एंट्री को बोलेंगे सिंपल एंट्री। ठीक है। तो सिंपल एंट्री जो है उनके जो दोनों अकाउंट होते हैं उनकी हमें यहाँ पे जो है लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स एंट्री ऐसी कोई भी हम टेक्नोलॉजी जो है वो अकाउंटिंग के अंदर यूज़ नहीं करते, यानी कि किसी भी एंट्री को हम कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं कहते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो है अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन मुश्किल या आसान करके नहीं देखते हैं, इसलिए ऐसी कोई टर्म हम यूज़ नहीं करते। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी पार्ट हो गया हमारा कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब हो गया वो एंट्री जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जितने भी अकाउंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है अल्टीमेटली उसकी पोस्टिंग हमें लेजर में करनी पड़ती है। ठीक है। डी हो गया हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ही ऐसी एंट्री होती है जिसकी हम यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हमने कैश बुक बनाई है तो कैश बुक में ही ये एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, और कैश बुक बनने के कारण लेजर में ना कैश अकाउंट बनता है ना बैंक अकाउंट बनता है। तो जब कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट वहाँ पे बनेगा नहीं, तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्योंकि कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी भी पोस्टिंग आगे नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? डी पार्ट, कि जो कॉन्ट्रा एंट्री है इसकी पोस्टिंग जो है लेजर में नहीं हो सकती। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिक से ही हैं। तो बेसिक अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट नंबर 7 कहता है कैश बुक विल ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस बिकॉज। कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्यों? आगे 4 ऑप्शन दे रखी हैं। कैश पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन कैश इन हैंड। कहता है क्योंकि यहाँ पे जो कैश पेमेंट है वो कैश इन हैंड से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। नंबर 2 फर्म हैज़ ऑलवेज सफिशिएंट कैश इन हैंड। दूसरी ऑप्शन है कि फर्म के पास हमेशा यहाँ पे सफिशिएंट कैश बैलेंस होता है, यानी कि उनके पास हमेशा यहाँ पे कैश सफिशिएंट होता है। इसके कारण इसलिए मानना है कि कैश बैलेंस जो कैश बुक है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सी कहता है इट इज़ ए अकाउंटिंग रूल, कि ये अकाउंटिंग रूल है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होगा। डी आ गया नन ऑफ अबव। अब बताना है कि इसमें हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या है। एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है इसमें कौन सी है?
जो सही है। अब देखो कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि हम कभी भी यहाँ पे जो है कैश पेमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। जितना हमारे पास कैश अवेलेबल होगा हम यहाँ पे जो है मैक्सिमम पेमेंट उतनी ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या है यहाँ पे ए, कैश पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन कैश इन हैंड। ठीक है। जो दूसरा उसने दिया है कि फर्म के पास हमेशा सफिशिएंट कैश इन हैंड होता है, ऐसा नहीं होता। कई बार फर्म के पास कैश बैलेंस नहीं भी होता है। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा कैश बैलेंस हो ही, कई बार नहीं भी होता। और ना ये कोई अकाउंटिंग रूल है, ये कोई अकाउंटिंग रूल नहीं है कि कैश बैलेंस का जो कैश बुक है उसका डेबिट बैलेंस ही होगा। इसलिए ये भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। और डी ऑल ऑफ अबव ये भी हमारा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं बन सकता। ठीक है। नेक्स्ट कहता है ट्रांजैक्शंस रिटर्न ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक आर पोस्टेड टू द, कहता है जो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे कैश बुक की डेबिट साइड लिखते हो वो कहाँ पोस्ट करते हो। 4 ऑप्शन हमारे पास, रिलेटेड लेजर अकाउंट इन द क्रेडिट साइड, रिलेटेड लेजर अकाउंट इन द डेबिट साइड, सी नॉट पोस्टेड टू एनी अकाउंट, नन ऑफ दिस। अब बताना है कि जो भी हम कैश बुक के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसको फिर लेजर में कहाँ पोस्ट करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं, यानी कि एक ट्रांजैक्शन जो है 2 अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। अगर एक अकाउंट के डेबिट में आती है तो दूसरे के कहाँ आती है, क्रेडिट में। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हम कैश बुक की डेबिट साइड एंट्री डालेंगे, क्योंकि कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक का भी काम करती है और लेजर का भी काम करती है, प्रिंसिपल बुक का भी काम करती है। इसलिए यहाँ पे अगर कैश बुक के डेबिट में एंट्री आई तो वही ट्रांजैक्शन जो है दूसरे अकाउंट के कहाँ आएगी, क्रेडिट में। तो इसलिए जब लेजर में हमने ये अकाउंट बनाए होंगे तो वहाँ पे कैश बुक की डेबिट वाली एंट्री लेजर के क्रेडिट में आई होंगी। तो इसलिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, रिलेटेड लेजर अकाउंट इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, कि जो भी हम यहाँ पे कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री डालते हैं तो डेबिट साइड जो जो अकाउंट आए होंगे जब लेजर में वो अकाउंट बनेंगे तो उन अकाउंट्स में एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट में। क्योंकि कैश बुक में डेबिट आई तो उन अकाउंट्स के कहाँ आएगी, क्रेडिट में। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज, कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक के अलावा और क्या है, प्राइमरी बुक, बी पार्ट ट्रांजैक्शन बुक, सी प्रिंसिपल बुक, डी ट्रेडिशनल बुक। प्राइमरी बुक का मतलब होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जिस बुक में सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वो 2 टाइप की होती है, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। दैट मीन्स जो सब्सिडरी बुक है ये प्राइमरी बुक ही होती है। ठीक है। तो दूसरा आ गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन बुक। ट्रांजैक्शन बुक ऐसा अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन बुक का मतलब होगा जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। वो तो हम जर्नल में भी करते हैं, सब्सिडरी बुक में भी करते हैं, लेजर में भी करते हैं। फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे जो अकाउंटिंग के अंदर यूज़ नहीं करते, ऐसी कोई टर्म हम यूज़ नहीं करते, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। सी आ गया प्रिंसिपल बुक। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो कैश बुक है वो हमारी सब्सिडरी बुक भी है और नंबर 2 वो प्रिंसिपल बुक भी है। यानी कि कैश बुक जो है सब्सिडरी बुक का भी काम करती है और प्रिंसिपल बुक का भी यानी कि लेजर का भी काम करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी है और साथ में प्रिंसिपल बुक भी है। ठीक है। डी पार्ट है इसमें ट्रेडिशनल बुक, और ट्रेडिशनल बुक भी हमारी यहाँ पे जो है कोई बुक नहीं होती, यानी कि ऐसी टर्म भी हम अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है सी, यानी कि प्रिंसिपल बुक। ठीक है। नेक्स्ट, चेक इंडोर्स टू क्रेडिटर इज रिकॉर्डेड। कहता है जो भी आप चेक क्रेडिटर को इंडोर्स करते हो, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो अगर हमने किसी से कोई चेक रिसीव किया है, किसी पार्टी से चेक लिया है, आगे हमने किसी दूसरे की पेमेंट करनी है, वही चेक हम उसके नाम ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। ठीक है। तो वही उसने पूछा है कि जब आप चेक यहाँ पे क्रेडिटर को इंडोर्स करते हैं तो वो कहाँ आप रिकॉर्ड करते हो। 4 ऑप्शन हमारे पास है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन बैंक कॉलम। कहता आप यहाँ पे जो है कैश बुक की क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में उसको रिकॉर्ड करते हो, या ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द कैश कॉलम, या कैश बुक की जो क्रेडिट साइड की कैश कॉलम है उसमें रिकॉर्ड करते हो। ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम, या कैश बुक के बैंक कॉलम की डेबिट में उसको रिकॉर्ड करते हो। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते ही नहीं। तो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर हमारा मतलब एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन इसमें क्या है।
अब देखो जो इंडोर्समेंट वाली एंट्री होती है, एक से चेक लेके दूसरे का नाम हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ना हमारे ऑफिस में कैश बढ़ा, ना हमारे बैंक में कैश बढ़ा, ना कम हुआ। तो इसका मतलब हमारी कैश बुक के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ना हमारी कैश बढ़ी ना कम हुई, क्योंकि हमने किसी से चेक लिया और वही चेक किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। चेक लेने के कारण हमारे यहाँ पे ना ऑफिस में कैश आया ना बैंक में आया, क्योंकि हमने वो चेक कैश करवाया ही नहीं। वही चेक हमने किसी दूसरे को दे दिया, इसको पेमेंट करनी थी। अब उसको जो पेमेंट की है वो अपने अकाउंट से नहीं की, तो यानी कि ना हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ ना ऑफिस का कैश कम हुआ। इसलिए यहाँ पे जो है जो इंडोर्समेंट वाली एंट्री होती है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या है, डी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होती, यानी कि एक तरह की नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कि हमने यहाँ पे जो है अपनी पार्टी के साथ बाहरों बाहर ही सेटलमेंट कर ली, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये फिलहाल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नंबर 11 और ये ट्रांजैक्शन जो है ये हमारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 कहता है विच बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम इन द कैश बुक सिग्निफाइज बैंक ओवरड्राफ्ट। कहता है बताओ कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका कौन सा बैलेंस जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें बताता है, यानी कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका किस साइड का जो बैलेंस होगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। 4 ऑप्शन, क्रेडिट बैलेंस, बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, सी डेबिट बैलेंस, डी नॉन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैश बुक का जो कैश कॉलम है उसकी हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होती है, क्योंकि या तो हमारे पास कैश होगी या नहीं होगी। ठीक है, जबकि बैंक की जो है दोनों साइड में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, कोई भी साइड छोटी हो सकती है। ठीक है, अगर कैश बुक की डेबिट साइड, बैंक कॉलम की डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस है, क्योंकि जितना हमने कैश रिसीव किया हुआ है बैंक में उसमें से जो पेमेंट की है बैंक के जरिए वो माइनस कर लेंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, बैंक बैलेंस। इसलिए डेबिट साइड बड़ी क्रेडिट छोटी है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो डेबिट साइड का बचता है और वो बैंक बैलेंस होता है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है यानी कि पेमेंट साइड एक्सीड कर जाती है बैंक कॉलम की और डेबिट साइड छोटी है, इसका मतलब हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं था बट हमने यहाँ पे पेमेंट एक्सेस कर दी, तो जो भी हमारा एक्सेस में यहाँ पे जो पेमेंट हुई है, जो एक्सेस में अमाउंट विड्रॉ हुआ बैंक से, उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कब निकलता है, जब कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट छोटी है, कि जितनी पेमेंट्स हैं उसमें से जितना हमारे बैंक में कैश आया वो सारा माइनस करके जो पीछे बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, कि हमने बैंक से एक्सेस में विड्रॉ कर लिया। इसलिए कैश बुक की जो बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड होगी वही हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो यही इसने पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें इसमें देखना है कि इसमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारी क्या है। तो जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक कॉलम का वही हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये हमारा राइट आंसर है ए पार्ट। ठीक है, डेबिट बैलेंस जो होता है वो बैंक बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ये तो ऑप्शन हो नहीं सकती, नन ऑफ दीज है। क्लियर है। तो दोस्तों ये थे कुछ एमसीक्यूज कैश बुक से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अगले सेशन में भी कुछ और एमसीक्यूज कैश बुक और पेटी कैश बुक से रिलेटेड हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।